सम्मानित साथियों, सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। आज है 9 अक्टूबर, माननीय कांशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस। हम उन्हें इस अवसर पर बहुजन नायक महान माननीय कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए सादर नमन करते हैं। आज जानेंगे उनके बारे में खास जानकारी इस वीडियो में। आप भी अगर खास जानकारी जानने की इच्छुक हैं, मान्यवर साहब को मानने से पहले उनके बारे में खास जानकारी आप जानना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो को अंत तक वॉच करना चाहिए। इससे पहले कि हम इस खास जानकारी को आपके साथ साझा करें, हम आपको बता दें, ये जो खास जानकारी है सोशल मीडिया के थ्रू ही हमें मिली है, जो हम आप तक वीडियो के फॉर्म में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं हूं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज़ का, नई दिल्ली। सम्मानित साथियों, हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल को आप बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय समय पर आपको इसी तरह की जानकारी मिलती रहे। अब आइए जान लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी माननीय कांशीराम साहब के बारे में। बहुजनों को भारत का हुक्मरान बनाना, ये बहुत बड़ा लक्ष्य माननीय कांशीराम साहब का था, और ये जानकारी हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं आदरणीय सत्य प्रकाश बौद्ध जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आवाज़ का अर्थात अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन। माननीय साहब ने करोड़ों लोगों को सिर उठाकर जीना सिखाया। मात्र 40 साल की कड़ी मेहनत ने उन लोगों को शेर की तरह दहाड़ना सिखाया, जो कभी बकरी की तरह मिमियाते थे। माननीय साहब का एक सम्यक संकल्प था मेरे साथियों। तथागत बुद्ध ने दुखों का अंत करने के लिए अष्टांगिक मार्ग दिया, जिसमें एक सम्यक संकल्प है। उस सम्यक संकल्प को माननीय कांशीराम साहब ने कितने जी जान से निभाया, उसकी ये वानगी है कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को ध्यान में रखकर ही माननीय साहब ने संकल्प लिया कि मैं आजीवन शादी नहीं करूँगा। आज के बाद मैं अपने परिवार के सुख और दुख में घर नहीं जाऊँगा। आज के बाद से मेरे परिवार से मुझसे किसी प्रकार का संबंध नहीं है। मरते दम तक एक भी रुपया और ज़मीन मेरे नाम नहीं होगी। समाज जैसा खाने को देगा तथा जैसा पहनने को देगा, उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लूँगा। मैं आजीवन नौकरी नहीं करूँगा। सम्मानित साथियों, इस संकल्प की पराकाष्ठा ही थी कि माननीय साहब ने अपने पिता की मृत्यु की सूचना मिलने पर भी, जब वो एक सभा संबोधित कर रहे थे, डर से मस नहीं हुए और पिताजी की मृत्यु उपरांत घर नहीं गए। घर में इंतजार करने के बाद दाह संस्कार कर दिया गया। माननीय साहब के नारे थे, ठाकुर बनिया बावन छोड़ बाकी सब हैं DS4। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। वोट से लेंगे CM PM, आरक्षण से लेंगे SPDM। माननीय साहब की सबसे प्रचलित जो पुस्तक है वो है चमचा युग, जो एकमात्र पुस्तक है। आप जरूर पढ़िएगा। सम्मानित साथियों, बहुजन नायक माननीय कांशीराम साहब को आज 9 अक्टूबर को परिनिर्वाण दिवस पर एक बार पुनः हम सादर नमन करते हैं। कांशीराम तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई। माननीय कांशीराम साहब जी ने अपने भाषण में एक बार कहा था, मरने के पहले मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के कारवां को मंजिल तक पहुंचाकर ही दम लूँगा। माननीय कांशीराम साहब के क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत 1964 में महाराष्ट्र के पुणे से, जहां पर वे एक वैज्ञानिक के बतौर शासकीय सेवा में कार्यरत थे। इस संस्था की एक घटना ने उनके जीवन में बदलाव ला दिया। वो एक घटना थी, दीना भाना नाम के एक चतुर श्रेणी कर्मचारी द्वारा बुद्ध जयंती और बाबा साहब की जयंती की छुट्टी के स्थान पर किसी सवर्ण महापुरुष के नाम पर छुट्टी को किए जाने का विरोध। दीना भाना को संस्थान ने निलंबित कर दिया था। उसकी लड़ाई माननीय कांशीराम साहब जी ने लड़ी। तब उन्हें बाबा साहब के बारे में जानकारी हुई और उनके एक साथी DK खावर्टे ने बाबा साहब की लिखी हुई एक किताब जाति भेद का उच्छेद पढ़ने को दिया। पूरी रात उन्होंने उस किताब को पढ़ा। यही रात उनके जीवन में बदलाव की रात थी। उन्होंने नौकरी छोड़ दी। अपने घर वालों को 24 पेज की एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने कभी भी घर नहीं आने का जिक्र किया, शादी नहीं करने, बच्चे नहीं पैदा करने, संपत्ति इकट्ठा नहीं करने का संकल्प लेकर बाबा साहब के अधूरे सपने पूरा करने के लिए निकल पड़े। शुरुआत वहां उन्होंने बाबा साहब के द्वारा बनाई गई राजनीतिक पार्टी
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से किया। 1971 के लोकसभा चुनाव में इस पार्टी ने कांग्रेस से मात्र एक सीट पर समझौता किया। उन्होंने देखा कि महाराष्ट्र में आरपीआई कई टुकड़ों में बटी हुई है और इसके कई नेता हैं। पहले तो उन्होंने उनको इकट्ठा करने का प्रयास किया, लेकिन जब वह सफल नहीं हुई तो उन्होंने महाराष्ट्र छोड़कर मध्य और उत्तर प्रदेश की ओर रुख किया। उन्होंने देखा कि देश के अंदर आरक्षण पाए हुए हजारों लोगों की संख्या में ऐसे कर्मचारी हैं जो सिर्फ अपने बाल बच्चों को पाल रहे हैं, समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। 1973 में पूना में उन्होंने ऐसे ही कर्मचारियों को एकत्रित किया और अपना मकसद बताया हमें बाबा साहब के अधूरे काम को पूरा करने की जिम्मेदारी लेनी है। 5 वर्ष की अपनी योजना पर काम करने के लिए लगा दिया। 5 साल बाद 6 दिसंबर 1978 में दिल्ली में इन्हीं कर्मचारियों का एक अधिवेशन बुलाया और वाम सेब का गठन किया। इसी तरह 6 दिसंबर 1981 को महिलाओं और युवकों को समाज के काम में लगाने के लिए DS4 का गठन किया, दलित शोषित संघर्ष समिति। 1977 में उन्हें एक महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में बहन कुमारी मायावती जी मिली, जो एक शागिर्द की तरह उनके साथ काम करने लगीं। उन्होंने दिल्ली के करोल बाग में वामसेब का एक कार्यालय स्थापित किया। यहीं से पूरे देश का संगठन संचालित होने लगा। वामसेब के संगठन का उद्देश्य था पे बैक टू सोसाइटी। ये कर्मचारियों का संगठन तो जरूर था, लेकिन इसका उद्देश्य कर्मचारियों के लिए काम नहीं था बल्कि समाज के लिए काम करना था। उन्होंने वामसेब और DS4 के माध्यम से पहले फूले, साहू, पेरियार, बाबा साहब के विचारों और आंदोलन को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए हजारों लाखों किलोमीटर की साइकिल यात्राएं की। मनुवादी मीडिया उनकी बातों को कभी महत्व नहीं देती थी, इसलिए अपनी बातों को जन जन तक पहुंचाने के लिए 30 अप्रैल 1980 को उन्होंने मराठी में बहुजन नायक और अंग्रेजी में बहुजन टाइम्स समाचार पत्र निकाले और हिंदी के साप्ताहिक बहुजन संगठन का लगभग 26 साल तक उन्होंने संपादकीय किया। 1982 में हरियाणा के आम चुनाव में उन्होंने DS4 के माध्यम से राजनीतिक प्रयोग के बतौर चुनाव लड़ाया और हारे। चुनाव लड़े और हारे। राजनीतिक चाबी लेने का ये उनका पहला प्रयोग था। उन्होंने जब 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन किया तो उन्होंने 3 चरणों पर अपने आंदोलन को बताया कि पहले चरण में हम बुरी तरह चुनाव हारेंगे, दूसरे चरण में हम दुश्मन को हराएंगे और तीसरे चरण में हम चुनाव जीतेंगे। 1988 तक भारत के राजनीतिक परिदृश्य में बसपा को कोई नोटिस नहीं कर रहा था, लेकिन जब इलाहाबाद के उपचुनाव में BP सिंह के खिलाफ 1988 में उन्होंने चुनाव लड़ा और 68,000 वोट हासिल किया, तब एकाएक बसपा का नाम चर्चा में आ गया। बसपा के सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक आंदोलन का असर दिखा, जिसमें बड़े पैमाने पर OBC के लोग भी शामिल हुए। 1989 के चुनाव में 3 सांसद चुनकर लोकसभा पहुंचे, 2 उत्तर प्रदेश से और 1 पंजाब से। उस समय देश भर में मंडल कमीशन को लागू करने का आंदोलन चल रहा था। माननीय कांशीराम साहब जी ने नारा दिया, मंडल कमीशन लागू करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो। BP सिंह धर्म संकट में थे। यदि मंडल कमीशन को लागू करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी समर्थन वापस ले लेगी और सरकार गिर जाएगी। दूसरी तरफ जनता दल के अंदर मंडल कमीशन लागू करने का दबाव बढ़ रहा था। आखिर उन्होंने रामलीला मैदान में OBC को 27% आरक्षण देने की घोषणा कर दी। इस पर भाजपा ने अपना समर्थन वापस ले लिया। BP सिंह को एक सांसदों की पड़ी थी। उस समय बसपा के 3 सांसद थे। BP सिंह कांशीराम साहब जी के पास पहुंचे और समर्थन देने की बात की। कांशीराम जी ने 3 शर्त पर समर्थन देने पर राजी हो गए। पहला, बाबा साहब को भारत रत्न दो। सामान्य साथियों, 1990 तक बाबा साहब को भारत रत्न नहीं मिला था, ये बड़े अफसोस की बात है। मंडल कमीशन लागू करो दूसरा शर्त थी और देश को सांप्रदायिकता की आग में जलाने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी का जो रथ चल रहा है उसे रोक दीजिए। BP सिंह ने कांशीराम जी की तीनों शर्तें मान लीं। कांशीराम जी ने अपने एक भाषण में कहा, मैंने उत्तर प्रदेश से कांग्रेस का सफाया कर दिया है, अब भाजपा की बारी है। देश के अंदर हिंदू मुस्लिम दंगों के बीच 6 दिसंबर 1992 को भाजपा ने बाबरी मस्जिद को गिराया। समाज 2 हिस्सों में बंट गया। ऐसे में लगा कि 1993 के उत्तर प्रदेश के आम चुनाव में भाजपा की सरकार बन जाएगी, लेकिन कांशीराम साहब के एक फार्मूले ने भाजपा को उत्तर प्रदेश में
सरकार बनाने से रोक दिया। उन्होंने मुलायम सिंह से समझौता किया और मिलकर सरकार बनाई और नारा दिया, मिले मुलायम कांशीराम हवा में उड़ गए, जय श्री राम। युग पुरुष बहुजन नायक बाबा साहब के सिद्धांत को जमीन पर उतारने वाला माननीय कांशीराम साहब जी का आज हमारे बीच, वो हमारे बीच नहीं है। हमारा फर्ज बनता है कि उनके छोड़े हुए अधूरे काम को पूरा करने का हम संकल्प लें। सम्मानित साथियों, ये महत्वपूर्ण जानकारी हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आइए थोड़ा और विस्तार से हम जान लेते हैं उनके बारे में, प्रारंभिक जीवन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। कांशीराम साहब का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोरापुर में एक रैदासी सिख परिवार में हुआ था। यह एक ऐसा समाज है जिन्होंने अपना धर्म छोड़कर सिख धर्म अपनाया था। कांशीराम के पिता अल्प शिक्षित थे, लेकिन उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि अपने सभी बच्चों को उच्च शिक्षा देंगे। कांशीराम साहब के 2 भाई और 4 बहनें थीं। कांशीराम साहब सभी भाई बहनों में सबसे बड़े और सबसे अधिक शिक्षित थे। उन्होंने बीएससी की पढ़ाई की। 1958 में स्नातक होने के बाद कांशीराम साहब पूना में रक्षा उत्पादन विभाग में सहायक वैज्ञानिक के पद पर नियुक्त हो गए। कार्यकाल उनका रहा। 1965 में उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन पर सार्वजनिक अवकाश रद्द करने के विरोध में संघर्ष किया। इस घटना के बाद उन्होंने पीड़ित समाज के लिए लड़ने का मन बना लिया। उन्होंने संपूर्ण जातिवादी प्रथा और डॉक्टर BR अम्बेडकर के कार्यों का गहन अध्ययन किया और अछूतों के उद्धार के लिए बहुत प्रयास किए। आखिरकार सन 1971 में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने एक सहकर्मी के साथ मिलकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक कर्मचारी कल्याण संस्था की स्थापना की। राजनीति में योगदान। अपने सामाजिक और राजनीतिक कार्यों के द्वारा कांशीराम साहब ने निचली जाति के लोगों को एक ऐसी बुलंद आवाज़ दी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। विरासत में क्या मिला? कांशीराम साहब की सबसे महत्वपूर्ण विरासत है उनके द्वारा स्थापित किया गया राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी। उनके सम्मान में कुछ पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। इन पुरस्कारों में कांशीराम साहब अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद पुरस्कार 10 लाख रुपए इसमें दिया जाता है। कांशीराम साहब कला रत्न पुरस्कार 5 लाख रुपये मिलता है और कांशीराम साहब भाषा रत्न पुरस्कार 2.5 लाख रुपये शामिल है। उत्तर प्रदेश में एक जिले का नाम कांशीराम साहब नगर रखा गया है। इस जिले का नामकरण 15 अप्रैल 2008 को किया गया था। 2006 9 अक्टूबर को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। कांशीराम साहब के जीवन के कुछ बहुत दुख भरे व महत्वपूर्ण और प्रेरणादायी पल हैं, वो जो हम आपको शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। बात उन दिनों की है जब माननीय कांशीराम साहब जी बहुजन समाज को संगठित करने के लिए फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा को साथ लेकर संघर्ष कर रहे थे। उस समय उनके पास न पैसा था और न आय का कोई स्रोत था। किसी फकीर की भांति वे दर्द बदर घूमते रहते थे। जब जहाँ शाम हो जाती वहीं ठिकाना बना लेते थे। जो भी साथ मिला उसके साथ घूमते थे। जिसके यहाँ जगह मिली वहाँ विश्राम कर लेते थे। उनकी अथक मेहनत जारी थी। कभी कभार तो उन्हें भूखे रहना पड़ता था। जेब में 2-4 रुपए पाए गए तो चौराहे पर लगी दुकान से भजियाँ या मूंग बड़े खाकर और ऊपर से 2 गिलास पानी पीकर पेट की आग बुझा लेते थे। कपड़े फटे रहते थे। पैर की चप्पल पूरी तरह घिस जाने पर भी बदली नहीं जाती थी। साहब के परिश्रम की कोई सीमा नहीं थी। आज भी उनके नाम और काम से ऊर्जा मिलती है। कुछ लोग उनकी समाज जागृत की भावना को समझते थे। ऐसे लोग ही उनका ख्याल रखते थे। किसी को फटी कमीज नज़र नहीं आई तो वह दुकान से सस्ती कमीज लाकर उन्हें दे देता। कभी पैंट फटी दिखी तो पैंट लाकर दे देता। एक समय ऐसा भी आया जब नई बनियान खरीदने के लिए माननीय कांशीराम साहब के पास में पैसे नहीं थे, मगर अंतःवस्त्र तो किसी को दिखाई नहीं देते। कांशीराम साहब जी के पास केवल 2 बनियान थी और दोनों इस कदर फट चुकी थी कि उनको बनियान के बजाय चिथड़े कहना ज़्यादा उचित होगा। उनमें कपड़े कम रह गए थे और छेद ज़्यादा थे। नई बनियान खरीदने के लिए भी माननीय साहब के पास पैसे नहीं थे, मगर मन का दर्द बताएं तो किसे? उनका मन स्वाभिमानी था और इस स्वाभिमानी मन को लाचार होकर किसी के आगे हाथ फैलाना कतई मंजूर नहीं था। मन और तन तो केवल शोषित पीड़ित समाज का उत्थान करने हेतु कार्य कर रहा था। एक दिन की घटना है। नहाने के बाद उन्होंने अपनी बनियान कमरे के बाहर सुखाने के लिए रखी। उसी समय कोई कार्यकर्ता उनसे मिलने उनके करोल बाग के कमरे में आया। उस कार्यकर्ता ने जब उस चिथड़े हुए बनियान को देखा तो उन्हें लगा कि किसी ने शरारत करके ये फटी बनियान तार तार
तार पर रख दी होगी। गुस्से से वह चिल्लाया, अरे किसकी शरारत है, फेंक दो उस फटे वस्त्र को। कमरे में बैठे कांशीराम साहब जी को आवाज़ सुनाई दी। तत्काल दौड़कर वे दरवाजे पर आए और कहा, अरे भाई उसे फेंको मत, वह मेरी बनियान है। साहब की बात सुनकर कार्यकर्ता की आंखों में आंसू आ गए। हजारों दिलों पर राज करने वाला समाज का वह बादशाह अपने लिए ढंग का एक अंतवस्त्र नहीं खरीद पा रहा था। मेरे साथियों, माननीय कांशीराम साहब जी का वह त्याग देखकर कार्यकर्ता का दिल भर आया। वह कार्यकर्ता उल्टे पांव वापस लौटा। बाजार में जाकर उसने नई बनियान की जोड़ी खरीदी और साहब के सामने रख दिया। उसके आंसुओं की कद्र करते ही हल्की सी मुस्कान के साथ माननीय कांशीराम साहब जी बोले, भाई अभी आप वह फटी बनियान फेंक सकते हो। आज कल्पना की ऊंची उड़ान भरने के बावजूद हम माननीय कांशीराम साहब जी के द्वारा झेले गए कष्ट और परिश्रम की कल्पना नहीं कर सकते। कल्पना बौनी हो जाएगी। उनके परिश्रम को नापने का कोई भी मापदंड आज भी मौजूद नहीं है। उनके कष्ट, उनका परिश्रम, उनकी आकांक्षा, उनके प्रयास, उनका साहस, उनकी निष्ठा, उनका आत्मविश्वास हर ऊंचाई से ऊपर है। कदम कदम पर ठेस खाने पर भी चेहरे की मुस्कान में दरार नहीं पाई गई। प्रस्थापित उच्च वर्णियों ने तो उनके खिलाफ जिहाद छेड़ दिया, किंतु अपनों ने भी कम जुल्म नहीं ढाए। मगर पत्थर का दिल बनाकर उन्होंने अपना सीना कभी छलनी नहीं होने दिया। मंजिल को पल भर के लिए भी विस्मरण नहीं होने दिया। अंत चेतना को एक पल भी नहीं सोने दिया। दुखी मन को बूंद भर आंसुओं के साथ नहीं रोने दिया। ऐसे थे माननीय कांशीराम साहब, ऐसा था उनका त्याग। ऐसी महान विभूतियों को कोटि कोटि बंदन नमन करते हैं। माननीय कांशीराम साहब के स्मृति दिवस पर भावभीनी आदरांजलि अर्पित करते हैं। सामान्य साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर कीजिए। हर बहुजन के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। अब दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।